इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बेहद जटिल और अनदेखे जाल को डिकोड करने वाले हैं। हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझेंगे कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स और हमारी लोकल सिक्योरिटी के बीच एक गहरा कनेक्शन है। सतह पर देखने से ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जब हम इन डॉट्स को जोड़ना शुरू करते हैं तो एक पूरी तरह से नई और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। तो चलिए सीधा इस मुद्दे में उतरते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, मई के संयोग। दूसरा, कनाडा का जियोपॉलिटिकल यू टर्न। तीसरा, भारत की ऐतिहासिक फॉल्ट लाइंस। चौथा, पंजाब का ड्रग नेक्सस। पांचवा, पाकिस्तान की नई रणनीति। और आखिर में भविष्य की भविष्यवाणियां। हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन से शुरू करके ग्लोबल कूटनीति की तरफ जूम आउट करेंगे और फिर वापस अपनी जमीनी हकीकत पर आएंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मई के संयोग। यह अप्रत्याशित घटनाओं की एक ऐसी टाइमलाइन है जिसने हमारे सोर्स को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 3 मई को अचानक कनाडा ये घोषणा करता है कि चरमपंथी उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ठीक अगले दिन 4 मई को भारत के कई राज्यों में चुनाव के नतीजे आते हैं और फिर 5 मई को पंजाब में अमृतसर और जलंधर में बीएसएफ कैंप्स के ठीक बाहर लगातार धमाके हो जाते हैं। ये सीक्वेंस अपने आप में ही काफी सस्पेंस पैदा करता है। हमारे स्रोत के अनुसार ये कोई आम धमाके नहीं थे। ये लो स्केल आईईडी ब्लास्ट थे जिनमें डिलीवरी बॉय के स्कूटर का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि ये धमाके जानबूझकर संदेश देने के लिए किए गए थे और जाहिर है इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सुरक्षा में चूक को लेकर एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन इन लोकल घटनाओं से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कनाडा ने अचानक चरमपंथ पर अपना रुख क्यों बदल दिया। जो देश कभी इन तत्वों को पनाह दे रहा था, उसे अचानक ये खतरा क्यों लगने लगे? इसका जवाब हमें नॉर्थ अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में मिलता है और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, कनाडा का जियोपॉलिटिकल यू टर्न। ये भारी बदलाव किसी रातों रात हुए हृदय परिवर्तन का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव था। ये आंकड़े पूरी कहानी को बड़ी ही खूबसूरती से समझाते हैं। कनाडा का 90% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को होता है। अब आप ही सोचिए, इतनी ज्यादा निर्भरता कनाडा को अमेरिकी धमकियों के सामने कितना कमजोर बना देती है। हुआ यूं कि अमेरिका ने बॉर्डर पार से आ रहे ड्रग्स को लेकर कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने की एक बहुत ही गंभीर धमकी दे दी। इस दबाव ने कनाडा को बुरी तरह हिला दिया और उसे डेस्परेट होकर नए बाजारों की तलाश करनी पड़ी। नतीजे के तौर पर कनाडा ने चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ को 85% से घटाकर सीधा 15% कर दिया और इसी बीच भारत के साथ एक बेहद अहम यूरेनियम डील पर बातचीत शुरू की। इस एनालिसिस की ये कोट सब कुछ साफ कर देती है। भारत ने अपने 1.5 अरब लोगों के बाजार की पावर का इस्तेमाल किया। डील के लिए भारत तैयार तो हुआ, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। कनाडा को अपनी जमीन पर मौजूद चरमपंथी नेटवर्क्स को खत्म करना ही होगा। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, भारत की ऐतिहासिक फॉल्ट लाइंस। अब इस कूटनीतिक जीत के बाद हमें थोड़ा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि कैसे विदेशी ताकतें भारत की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाती आई हैं। हमारा सोर्स इन ऐतिहासिक कमजोरियों की एक न्यूट्रल लिस्ट देता है। 1947 के विभाजन से लेकर कश्मीर विवाद, जिसे यूएन में ले जाया गया, नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह, नक्सलवाद का विस्तार और यहाँ तक कि दक्षिण में द्रविड़ नाडु की मांग, ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिन्हें देश को अंदर से अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन समय के साथ हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन विद्रोहों को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अब नक्सलवाद और बड़े आतंकी हमले काफी हद तक बेअसर हो चुके हैं। इसीलिए दुश्मन देश अब मजबूरन पुरानी और सोई हुई मूवमेंट्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से हमारा चौथा सेक्शन शुरू होता है, पंजाब का ड्रग नेक्सस। यही वो असली वित्तीय और मनोवैज्ञानिक इंजन है जो आज की अशांति को हवा दे रहा है। आइए देखते हैं कि ये पूरी पाइपलाइन कैसे काम करती है। 1960 के दशक की हरित क्रांति से अचानक आई संपन्नता ने कई युवाओं को खाली बैठा दिया। इसी खालीपन का फायदा सीमा पार के ड्रग सिंडिकेट्स ने उठाया।
ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अफीम की सप्लाई शुरू हुई, पहले सुरंगों से और अब मॉडर्न ड्रोन्स के जरिए। और यही नशे की लत आज चरमपंथ को फंड और मैनिपुलेट कर रही है। अगर हम इन डॉट्स को वापस नॉर्थ अमेरिका से जोड़ें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वहां बैठे चरमपंथी पूरी तरह से इसी ड्रग ट्रेड पर निर्भर हैं। तो जब अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ का दबाव डाला तो कनाडा को ड्रग्स पर एक्शन लेना पड़ा, और इस एक्शन ने इनडायरेक्टली ही सही लेकिन चरमपंथी नेटवर्क्स की रीढ़ तोड़ दी। 5वां सेक्शन, पाकिस्तान की हताश नई रणनीति। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में भारत की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए आईएसआई ने अपना पूरा गेम प्लान ही बदल दिया है। सोर्स बताता है कि कश्मीर में अब सीधे हमले करना लगभग नामुमकिन हो गया है, इसलिए पाकिस्तान अब एक बेहद सस्ती रणनीति अपना रहा है। वो पंजाब में नशे के आदी और डेस्परेट युवाओं को महज 100 रुपए जैसी छोटी रकम देकर छोटे मोटे धमाके करवा रहा है, ताकि एक डर का माहौल बना रहे और कोई उन तक पहुंच भी ना पाए। इन हमलों के टारगेट भी बहुत स्पेसिफिक रहे हैं। इनमें मनोरंजन कालिया जैसे नेता, गांव के सरपंच, चंडीगढ़ में राजनीतिक मुख्यालय, मंदिर और बीएसएफ के कैंप्स शामिल हैं। इनका मकसद भारी तबाही मचाना नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी जताना और सरकार को एक वार्निंग देना है। अब जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। इस पूरे नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करने वाले कथित आईएसआई ऑपरेटिव शहजाद भट्टी के बारे में सोर्स बताता है कि ये इंसान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 अलग-अलग असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच चुका है, और वो भी पुर्तगाल, ब्राजील और पाकिस्तान में। ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल कैट एंड माउस गेम बन चुका है। हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां। आखिर ये पूरा जियोपॉलिटिकल जाल हमें ले कहां जा रहा है? सोर्स मटेरियल इसके अंत को लेकर कुछ बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शंस करता है। एनालिसिस के मुताबिक ये नंबर सबसे क्रूशल है। अगर कनाडा ड्रग्स की इस सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट देता है तो चरमपंथी एक्टिविटीज धड़ाम से नीचे गिरेंगी, और अंत में सिर्फ 5% हिस्सा ही बचेगा जो पूरी तरह से पाकिस्तान के डायरेक्ट सपोर्ट के भरोसे जिंदा रहेगा। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही सीरियस भविष्यवाणी अमेरिकन रिसर्च पेपर्स और थिंक टैंक्स की तरफ से आ रही है। उनका दावा है कि इस आतंकवाद के सोर्स को हमेशा के लिए खत्म करने का अब एक ही रास्ता बचा है, एक बड़ा और अनस्टॉपेबल भारत-पाकिस्तान संघर्ष। उनके हिसाब से ये अब टाला नहीं जा सकता। तो आखिर में हमारे सामने ये बड़ा सवाल छूट जाता है, ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसियां इस बिना बाउंड्री वाले जाल को कैसे सुलझाएंगे? सोचिए, एक गांव के बेरोजगार और नशे के आदी युवा से लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे अरबों डॉलर के ट्रेड वॉर तक सब कुछ आपस में जुड़ा है। क्या हम इन डॉट्स को समय रहते पूरी तरह समझ पाएंगे? इस बारे में आपका क्या सोचना है?